तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पार्ट 2 होगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमने पहले वर्ड पार्ट में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, है ना। तो अब देखते हैं उपनिवेशवाद और देहात का पार्ट नंबर 2 है। तो पहले पढ़ना है बंगाल और वहाँ के जमींदार। यानी सबसे पहले जो अंग्रेज आए कहाँ पर आए, बंगाल के अंदर उन्होंने शासन स्थापित किया। और जहाँ से शासन स्थापित किया उसको हम क्या बोलते हैं, प्लासी की घटना। क्या बोलते हैं, प्लासी की घटना। कब हुई थी, 1757 के अंदर युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने अपनी शासन स्थापित कर लिया। लेकिन 1757 के बाद जो घटना सबसे बड़ी घटी वो 1764 के अंदर घटी। उसका नाम था बक्सर। क्या नाम था, बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद से इनको दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब होता है कि टैक्स लेने का अधिकार किसको मिल गया था, अंग्रेजों को अधिकार मिल गया था। अब बंगाल सबसे पहले क्यों गुलाम बना, तो मैंने बता दिया 1757 और 1764 की लड़ाई हुई थी जिसमें बंगाल के नवाब जो थे वो हार गए थे और अंग्रेजों का शासन आ चुका था। इसलिए यहाँ पे कौन आ गया था, अंग्रेज लोग शासन करने लगे थे। अंग्रेज जब शासन करने लगे थे तो ये पूरी जो बुक है ना आपकी एक सिलेबस टाइप का है, ठीक है। वर्धमान में नीलामी की घटना। वर्धमान एक जगह का नाम है। क्या है, वर्धमान एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक नीलामी की घटना होती है, 1757 के अंदर की घटना है। महाल का मतलब होता है भू संपदा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है। अगर आप बंगाल में रहते हो ना इसको बोलोगे महाल। क्या है ये, महाल। महाल का मतलब भू संपदा, यानी संपदा का मतलब क्या होता है, संसाधन होता है। यानी आपके प्रॉपर्टी जब होता है ना उसको हम संपदा भी कहते हैं। भू मतलब जमीन, यानी जमीन से संबंधित जो संपदा होगी, धन होगी, उसको क्या कहोगे, भू संपदा कहोगे। और इसी चीज को बंगाल में क्या बोलते थे वो लोग, महाल बोलते थे। और इसी महाल वर्ड से महल बन के आया है, ठीक है, महल से महाल आया है। फिर आज 1793 के अंदर ना अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना है, किसी चीज को फिक्स कर देना। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है और मैं इसका मालिक हूँ। मैंने अपने एक बंदे को कहा कि भाई ऐसा कर, इस बिल्डिंग से मुझे ना हर महीने तो 2000 रुपये दियो। कितने रुपए, 1000 रुपये। अब तू चाहे तो बिल्डिंग से 500 रुपये कमा, चाहे तो 2000 कमा, ठीक है, लेकिन मुझे तू कितना देगा, 1000 ही देगा। तो उसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ये किसने शुरू किया था, तो 1793 के अंदर इस बंदे का नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या नाम था इसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस। कहीं कहीं इसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस भी मिलता है, लेकिन आप चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखोगे बिल्कुल सही है। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है ये अमेरिका की जो संग्राम था, लड़ाई चल रहा था वहाँ पर, ये वहाँ पे सेनापति था। ये ब्रिटेन को वजह से एक कॉर्नवालिस जो था ये अमेरिका के अंदर सेनापति था। लेकिन अमेरिका वालों ने इसको कुत्ते की तरह मारा तो बेचारा कहाँ आगे गिरा, सीधे इंडिया में आके गिरा। और इसको गवर्नर मतलब के वाइस मतलब क्या बोलेंगे इसको, भारत का प्रतिनिधि बना के इसको भेजा गया। गवर्नर जनरल बनकर आया इंडिया में और इसने राज किया, ठीक है। और वहाँ से जो चीज़ें सीख के आया था कि एक उपनिवेश में कैसे राज करने हैं, वो चीज़ यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट किया। कौन, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये चार्ल्स कॉर्नवालिस कहाँ था, पहले अमेरिका के अंदर था, वहाँ पे सेनापति था, लेकिन हार गया था बेचारा, पता नहीं कैसे बच के आ गया इंडिया में। फिर आता है कि 95% जितनी भी नीलामी होती थी, नीलामी का मतलब किसी चीज़ को बेचना, तो ये जो नीलामी होती थी ये बहुत फर्जी होती थी। फर्जी होती थी मतलब लोग अपने एजेंट और नौकर को भेज देते थे और वो क्या करते थे, पैसा देने से मुकर जाते थे या कम सस्ते दाम पे खरीद लेते थे। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि हमने ए बंदे को जमीन नहीं बेचना, ए को नहीं बेचना। अब ए क्या करता था, बंदा अपना नौकर भेज देता था, मान लो उसका नाम सी था या बी था। अब सरकार क्या समझती थी, ए को थोड़ी बेच रहे हैं, सी को बेच रहे हैं या फिर बी को बेच रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट बी और सी किसके बंदे होते थे, ए के बंदे होते थे। और जाने और अनजाने में जमीन किसके पास चली जाती थी, फिर से ए बंदे के पास, यानी ए जमींदार के पास जमीन चली जाती थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर आता है कि अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, यानी कई बार जमींदार ना मजबूरी में भी नहीं दे पाता था और जानबूझ के भी नहीं देता है, ठीक है। आज भी भारत के अंदर क्या होता है, जो इनकम टैक्स होता है, कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं भरते हैं, कुछ लोग कहते हैं छोड़ना मेरा क्या जा रहा है ना, जो पावरफुल लोग होते हैं। तो उस समय हमारे जमींदार भी इसी टाइप के होते थे। तो जो 75% जो जमींदारी थी, यानी मतलब लैंड लॉर्डशिप थी, वो हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरित का मतलब ट्रांसफर कर दी गई थी दूसरे के नाम पर। उससे आप पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। आप जैसे मान लो मेरे नाम पे, तो मैं अपने भाई के नाम कर दिया, भाई ने अपने बीवी के नाम पर कर दिया, बीवी उसने अपने बड़े भाई के नाम पे कर दिया। इस प्रकार की चीज़ें होती थी। 75% ये काम चलता रहा। लेकिन 1770 का जो बंगाल था ना बहुत बुरा था। कहते हैं जब भारत में अंग्रेज आए ना, दुख के साथ आए, दुख के साथ गए, मतलब हमको दुखी करके गए। जब इंडिया में बंगाल में जब उन्होंने शासन स्थापित किया तो 1770 में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, उसमें लगभग लाखों लोग मारे गए थे। जब अंग्रेज जा रहे थे तो उस जमाने के अंदर 1943 यानी 1943 के अंदर भारत में भी अकाल पड़ा था। 1943 के अंदर ये बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस समय जमींदारी खत्म हो गई थी, अकाल आ गया था। क्या हो गया था, अकाल आ गया था। अकाल का मतलब पैदावार कम हो जाना, पैदावार कम हो जाना, यानी पैदावार खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग भूखे मारे गए थे। जैसे हमने पढ़ा था ना भारत की विदेश नीति में 1959 के अंदर कहाँ पर आया था,
अकाल चीन के अंदर आया था, चीन में बहुत सारे लोग मारे गए थे। वैसे ही 1757 में बंगाल में आया था, बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे अकाल की वजह से। अब देखते हैं ब्रिटिश सेना की क्या सोच थी, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनकी क्या सोच थी अस्थायी बंदोबस्त को लेकर थी। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया था, क्वेश्चन बनता है, तो उसमें सुरक्षा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुरक्षा। देखिए अंग्रेज ना बहुत चालाक आदमी थे, बहुत चालाक आदमी थे। वो अपने आगे नहीं जाते थे, वो अपने बंदे को भेजते थे। और क्या होता, सपोज करिए ये हम बनाते हैं, ये जनता है, ये क्या है? जनता है, भारत की जनता है। जनता मतलब किसान लिख सकते हैं, ये क्या है? किसान, ठीक है। और ये अंग्रेज है, ये क्या है? इंग्लिश मतलब अंग्रेज है, ठीक है। और ये है जमींदार, ये है जमींदार। ये सब कौन है? इनके बंदे हैं। अब जो किसान होते थे ना, वो किसको देते थे? किसान अपना टैक्स किसको देते थे? जमींदार को। किसको? जमींदार को टैक्स देते थे। जमींदार किसको देता था? अंग्रेज को। किसको? अंग्रेज को टैक्स देता था। एक बात बताओ, किसानों की नज़रों में दुश्मन कौन हुआ, अंग्रेज या जमींदार? जमींदार होगा, बोलेगा भाई साहब टैक्स तो हम तुम्हें ही दे रहे हैं। तो कभी किसान गुस्सा होता था तो किसको पकड़ के धोता था? वो जमींदार को पकड़ के धोता था। और कभी जमींदार गुस्सा होता था, किसको धोता था? किसानों को धोता था। कि जो माई बाप बैठा था, यानी जो ऊपर अंग्रेज बैठा था, इसको कोई भी नहीं रोकता टोकता था, ठीक है। तो अल्टीमेट डायरेक्ट नजरों में कौन था? ये लोग थे। लेकिन इनडायरेक्ट शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो जमींदार लोग इसीलिए बेचारे बहुत बुरे लोग कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसका गुलामी कर रहे थे? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को लगा कि हमें सुरक्षा मिल जाएगा। सुरक्षा मिला कि नहीं? लोग किसके प्रति गुस्सा हो रहे थे? जमींदारों के प्रति। लेकिन जमींदार जो असली जो राजा था कौन था? अंग्रेज था। फिर आता है कि उनको जो राजस्व मिलने वाले थे, यानी निश्चित राशि मिलने वाली थी, मान लो ये जमीन की टुकड़ा थी और इसको हर साल 100 रुपये मिलने वाला था, तो ये नियमित हो जाएगा कि हर साल मुझे 100 रुपये मिलेगा, हमें टेंशन नहीं रहेगा। दिल्ली मुंबई के अंदर लोग जो होते हैं ना, घर बेचने ज़्यादा किराए पे लगाते हैं। क्यों? उनको पता है कि नियमित रूप से मुझे हर महीने मान लो 3000 रुपये का रेंट है तो 3000 रुपये मिलता रहेगा। फिर आए राजस्व बढ़ जाएगा, राजस्व बढ़ जाएगा। जितनी जमींदारी बढ़ेगी उतना राजस्व बढ़ जाएगा। उनको ऐसा सोचना था कि मान लो ये हमारा जमीन का टुकड़ा है, ये क्या है? जमीन का टुकड़ा। उन्होंने कहा कि देख भाई, अगर ये बंदा, ये जो जमींदार है, पैसा नहीं देता है और दूसरा जमींदार इसे खरीदना चाहता है, मान लो इसके 100 रुपये था दाम, है ना, हम इसे 120 रुपये लेंगे। कितने लेंगे? 120 रुपये। इससे क्या हुआ? हमारा इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा हुआ नहीं। फिर खेती का विस्तार होगा, खेती का विस्तार होगा तो हमारे पास और ज़्यादा टैक्स आएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और हम व्यापार बढ़ा पाएंगे। लोगों इन्होंने सोचा निवेश बढ़ेगा। निवेश मतलब जो जमींदार है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पैसा लगाएगा, लेकिन लगाया नहीं। देखो निवेश का मतलब क्या है, समझो। यहाँ ये जमीन का टुकड़ा, ये क्या है? जमीन का टुकड़ा। अंग्रेज ने सोचा कि भाई अगर हमसे 100 रुपये ले रहे हैं, कितने रुपये ले रहे हैं? 100 रुपये। और अंग्रेज जो अपना क्या नाम है इसका, जो जमींदार है, इससे 120 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 120 रुपये कमा रहा है, मतलब 20 रुपये की इसको प्रॉफिट हो रही है। अब अंग्रेज क्या सोचे, मतलब जमींदार क्या सोचेगा कि हमें अपना प्रॉफिट क्या करना है और बढ़ाना है। तो करेगा इसमें पैसा लगाएगा, इसमें पैसा लगाएगा। जब पैसा लगाएगा तो 120 से मान लो 140 रुपये होगा, तो क्या हुआ? इनकम किसका बढ़ा? किसानों का इनकम, जमींदार का इनकम कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। अंग्रेजों का फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन किसका फायदा होगा? जमींदारों का फायदा हो जाएगा। लेकिन जमींदार बड़े समझदार, उन्होंने कहा हटाना, मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को 120 रुपये में खुश हो। तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, जो चल रहा है उसको चलने दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि जो जमींदार लोग होंगे कंपनी के प्रति वफादार होंगे, और कंपनी के प्रति इन्होंने वफादार भी बने रहे। 1758 की जब लड़ाई, 1858 की लड़ाई होती, जितने भी जमींदार थे, आपने सिंधिया का नाम सुना हो, सिंधिया परिवार हो गया है ना, इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों को साथ दिया। क्योंकि ये किससे इनके हित जुड़े थे? अंग्रेजों से जुड़े थे। जितने भी भारत के अंदर नवाब थे, मतलब सब नवाब नहीं, कुछ नवाब और कुछ जो राजे महाराजे थे, वो अंग्रेजों को साथ देते थे, क्योंकि अंग्रेजों के चमचे थे और इनको ज़्यादा फायदा होता था। और अंग्रेजों ने भारत में जब आए ना, भारत के अंदर पहले जाति व्यवस्था थी। क्या थी? जाति व्यवस्था थी। लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है रिच एंड पुअर। क्या होता है? रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर। ये जमींदारी प्रथा ही भारत के अंदर क्या लेकर आई? वर्ग लेकर आई, क्लास बन गया। ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। ये जमींदारी प्रथा के अंदर कहीं ना कहीं इसका रोल है। फिर आते हैं जो जमींदार होते, थर्ड पॉइंट है कि जमींदार टैक्स क्यों नहीं देते थे, यानी टाइम पे टैक्स क्यों नहीं देते थे। कारण है, कारण क्या है? जमींदारी
के जो लेबर के वो है मतलब के क्या बोलते हैं, जमींदारी के जो टैक्स था ना वो काफ़ी ज़्यादा था, जमींदारी का टैक्स ज़्यादा था। जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी, अगर पैसे नहीं मिला टाइम पे नीलामी कर दो तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे। जैसे आप किराए के घर में रह रहे हो, उसको पेंट कराओगे, उसको टाइल लगवाओगे नहीं, भैया आज हूँ कल खाली करना पड़ेगा, तो लोग इसीलिए इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, है ना। तो जमींदारी नीलाम हो जाती थी उनकी। फिर आता है कि जो प्रारंभिक मांगे थी, यानी प्रारंभिक मांगे मतलब जो पैसा लेते थे, मान लो एक जमीन है, इससे मैक्सिमम ना 100 रुपये का आउटपुट होगा, और अंग्रेज ने 100 रुपये रख ही लिया, और उसमें कितना भी तुम आउटपुट लगा लो, कितना भी आउटपुट लगा लो, तो 110 ही होगा। कितना होगा? 110 ही होगा। अब 10 रुपये के लिए बंदा इतना मेहनत थोड़ी करेगा, अगर मान लो खराब हो गया तो इसमें कोई बचने का प्रावधान नहीं था। तो प्रारंभिक मांगे बहुत अधिक थी, उपज का भाव बहुत कम था। मान लो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अपना प्रोडक्शन क्या हो गया ज़्यादा, उत्पादन जहाँ पे 100 किलो होना था वहाँ पे 1000 किलो हो गया, ठीक है। लेकिन जो रेट है ना मार्केट में, यानी फसलों का रेट वो बहुत डाउन होता था, रेट बहुत डाउन होता था, तो किसानों को फायदा नहीं होता था बेचारे, वो इसीलिए हमारे वो टैक्स भी नहीं दे पाते थे। जैसे भारत के अंदर अभी क्या है, सबसे ज़्यादा कोई परेशान है दुनिया के अंदर बोले तो भारत के अंदर वो किसान है। अगर मान लो फसल खराब हुई तो किसान मरा, ज़्यादा हुई तो किसान मरा, ठीक है। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और यूक्रेन ना पूरी दुनिया के अंदर गेहूं बेचता है, क्या बेचता है? गेहूं। और उसने लड़ाई के चक्कर में अपना गेहूं उनका नहीं बिक पा रहा है, तो भारत का गेहूं पूरी दुनिया में बिक रहा है। लेकिन भारत सरकार ने इस पर एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो मतलब कहने का मतलब है प्रतिबंध लगा दिया कि भारत के किसान अब बाहर गेहूं नहीं बेचेंगे। तो बेचारा कौन मरा गया? किसान मरा गया, उसको अच्छे भाव मिल सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने इसलिए बंद कर दिया कि हमारे भारतीय लोगों को खाना मिलना चाहिए। मतलब हर बात का ठेका किसानों ने लिया है, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आता है असमान राजस्व। अलग अलग जमीनों की जो राजस्व होता था, स्लेब होता था, वो क्या होता था? अलग अलग होता था, कोई रियायत नहीं थी। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कोई बख्शाइश नहीं होती थी, यानी 10 रुपये बोला है तो 10 रुपये ही देना पड़ेगा। भाई साहब फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गया, तो इस प्रकार कोई छूट आपको नहीं मिलती थी। फिर आता है सूर्यास्त विधि। अगर आपने मान लो डेट उन्होंने फिक्स कर दी है 5 हर तारीख, मतलब हर महीने की 5 तारीख को मुझे पैसा मिलना चाहिए 100 रुपये, है ना। हम 100 रुपये मान के चलते हैं कि 100 रुपये रेट रहा होगा, है ना। अब 5 तारीख को अगर पैसा नहीं देना शाम तक, आपके अगले दिन जमीन जो होती थी नीलाम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्यास्त विधि, यानी सूर्य ढलने से पहले आपको पैसा मिलना चाहिए। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, ठीक है, कि जमीन बिक रहा होता है, फिर हीरो आता है, पैसे देता है जमींदार को, अपना जमीन छुड़ा लेता है। इस प्रकार की घटना देखते होंगे। फिर आता है सीमित अधिकार था, यानी जमीन पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जमीन किसी को बेच नहीं सकते, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो जमींदारों का अधिकार बहुत लिमिटेड हो गया था, और उन्होंने सोचा जो जमींदार हैं, जिनको उन्होंने एक नया वर्ग इंडिया में क्रिएट किया गया था, उसको अंग्रेजों ने पूर्ण प्रतिबंध करने की कोशिश की, यानी उसको बैलेंस करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? देखो क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने जमींदारों पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, या फिर उनको क्या बोलेंगे विनियमित करने की कोशिश की, या फिर उनको, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? नियंत्रण करने का। उन्होंने नियंत्रण किया, यानी अंग्रेजों ने जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रण किया? तो पहला नियंत्रण किया विनियमित किया। विनियमित का मतलब होता है उनको रेगुलेट किया, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। जैसे स्कूल में होता है ना, हमारी टीचर बोलती है ना, चलो पीछे बैठ जा, जाके आगे बैठ जा, ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, विनियमित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहेगा, वो चीज़ यहाँ रहेगा, बोली ना वहाँ बैठ, इस प्रकार की चीज़ें। फिर आता है उनकी सैन्य टुकड़ी। पहले जो राजा महाराजा होते थे या जमींदार, उनकी सेना की टुकड़ी भी होती थी, यानी आर्मी भी होती थी छोटे मोटे, उनको इन्होंने क्या कर दिया? भंग कर दिया, खत्म कर दिया। स्वायत्तता का मतलब उनके भी कुछ अधिकार होते थे, वो भी खत्म हो गया। फिर आता है कचहरी का मतलब कोर्ट। कचहरी मतलब यहाँ पे कोर्ट है, क्या है? कोर्ट है, कोर्ट वगैरह भी खत्म कर दिया। फिर आता है सीमा शुल्क लेते थे ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो जमींदारों का वो टैक्स किसने खत्म कर दिया? अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। जो पुलिस की शक्ति थी, यानी उनके पास सेना भी थी और पुलिस भी होती थी अपनी, वो भी भंग कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने भंग कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है जमींदार क्यों चुप करते थे? तो ये कारण है, ठीक है। फिर पूछता है कि अंग्रेजों ने जमींदारों को किस प्रकार नियंत्रण किया? तो इस प्रकार से नियंत्रण किया, ठीक है। आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्व अधिकारी के जो होता था जमींदार की तरफ से ज़्यादा था लोगों से टैक्स लेने, उसको बोलते थे अमला। क्या बोलते हैं? अमला बोलते थे। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका का, उसका भी नाम क्या है? हाशिम अमला, ठीक है। आमला नाम है उसका, तो ये क्या नाम कहता था? अमला कहलाता था। क्वेश्चन आता है राजस्व अधिकारी को क्या बोलते थे? तो अमला बोलते थे। ये कौन होता था? जमींदार के बिहाफ पे जाता था लोगों से टैक्स मांगने, ठीक है। किसानों की भी समस्या थी, हर किसान कहते हैं ना, हर किसान बुरा नहीं होता, ठीक है। तो इनकी फसल खराब हो जाती थी, तो बेचारे अमला को कहाँ से पैसे दे पाएंगे? कई बार लगान इतना अधिक होता था कि किसान होते थे मजबूरी में कहते थे भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कई तो इतने शातिर होते थे, बोलते थे
हमारे पास पैसा नहीं है, जो करना है कर लो, ठीक है, क्या ले जाओगे हमारे पास, है ना, 2 बैल है, मारेंगे ही पकड़ के, ठीक है। कौन बोलता था? ये लोग जो खतरनाक वाले किसान होते थे। जैसे आजकल भी क्या होता है, किसानों को भारत सरकार लोन देती है बिल्कुल सस्ते रेट पे कि आप हमें वापस कर दो, लेकिन कुछ किसान क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में, या फिर वो जानते हैं क्या, टैक्स माफ हो जाता है, सब चीज़ माफ हो जाता है। तो ये लोग भी उस समय से ही है ना, यानी किसान उस जमाने से ही बिगड़े हुए हैं, ठीक है। इनको पता है कि सरकार पैसा माफ कर देती है, तो ये लोग कई बार जानबूझ के भी पैसे नहीं देते थे। फिर आता है जमींदारियों, जो जमींदार थे ना, इनको परेशानी होता था, तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक को परेशानी होगी तो दूसरा खुश होगा, ठीक है। तो जोतदार और मंडल होते थे खुश, किसको देखकर? जमींदार जब परेशान होता था तो कौन खुश होता था? जोतदार और मंडल। क्यों होता था? ताकि जो जमींदार था उस पर उनका नियंत्रण ना रहे, यानी जमींदारों का नियंत्रण किस पे ना रहे? जोतदारों पे नियंत्रण ना रहे। जैसे मान लो कि अभी भारतीय पॉलिटिक्स में बताता हूँ, क्योंकि मान लो कप्तान कमजोर आ जाए, यानी प्रधानमंत्री कमजोर हो, तो जो सीएम होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब सॉरी, वो अपने हिसाब से करने लगते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो सारे चुपचाप काम करते हैं। आपकी क्लास में देख लो, ढीला ढाला मॉनिटर बना दो, सारे शोर मचाने लग जाते हैं। लेकिन तगड़ा मॉनिटर होता है, कोई भी शोर नहीं मचाता, ठीक है। तो ऐसे ही हिसाब से मान लो ये मॉनिटर थे, ये कमजोर रहेगा तो जोतदार खुश होंगे, मान लो ये मजबूत होगा तो बेचारे परेशान रहेंगे, ठीक है। जो जमींदार होता था ना, इन पर मुकदमा तो चला सकता था, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई जो थी, प्रक्रिया थी, काफ़ी लंबे समय तक चलती थी। वैसे बर्दवान जिले में लगभग उस जमाने के अंदर 30,000 ऐसे मुकदमे थे। कितने हजार? 30,000 मुकदमे थे। सोचो सुनवाई में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए कहते थे जा केस कर दे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? जमींदार के परेशानी पे कौन खुश होता था? तो जोतदार खुश होते थे। क्यों? ताकि जमींदार उन पर नियंत्रण अपना स्थापित नहीं कर पाए। फिर आता है जोतदारों का उदय। जोतदार क्या होता था? गाँव के अंदर जो खेती करने वाले बड़े किसान होते थे उनको हम जोतदार कहते हैं। बिहार के अंदर इसी को बटाईदार कहते हैं, भूमिहार भी कहते हैं कई बार। ये जब जमींदार संकट में था ना, तब इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक गांव में इनकी मजबूत स्थिति थी, गांव में इनकी पकड़ क्या थी? बहुत मजबूत थी। आज भी अगर गांव में जाओगे, जो गांव का मुखिया तो नहीं कहेंगे, जो गांव में सबसे अमीर आदमी होता है, किसान होता है, धनी, उसको आज भी लोग उससे डरते हैं। अगर पुलिस जाती है ना, तो लोग पुलिस की बात कम सुनते हैं, इस जोतदार की बात अधिक सुनते हैं। अगर एक बार मना कर दिया ना गांव वालों को, तो सारे लोग चले जाते हैं। इतनी गांव में आज भी इनकी पकड़ है जोतदारों की, ठीक है। आज भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। इनके देखना, गांव में चिवरा बोलते हैं ना, हजारों हजारों बीघा अभी भी जमीन, हजारों बीघा नहीं, ज़्यादा हो गए, सैकड़ों बीघा इनका जमीन ऐसी की ऐसी पड़ा रहता है। फिर आता है ये बड़े जमीनों के मालिक थे। ये क्या थे? बड़े जमीनों के मालिक होते थे, है ना। जब बड़े जमीनों के मालिक होंगे तो जो किसान होंगे इनके यहाँ खेती करेंगे, तो कभी किसान इनकी विपक्ष में जाएंगे नहीं, विरोध में जाएंगे ही नहीं। इनका स्थानीय व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। जो ट्रेड होता था, लोकल ट्रेड, उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता था। यानी हर चीज़ क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसका नियंत्रण है उस पर? जोतदारों का नियंत्रण है। ये साहूकार का भी काम करते थे। मान लो कभी किसान को समस्या आ गई कि मुझे पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? तो साहूकार के पास जाओगे। और यही जो जोतदार थे आगे साहूकार भी बनते थे। इनके पास जमीन भी होती थी, व्यापार भी करते थे, व्यापार करवाते भी थे, पैसे लेते भी थे और देते भी थे, है ना। जमींदारों को कंट्रोल में भी करते थे। फिर आता है किसानों पर इनका नियंत्रण था। किसान अपने आप को ना इनसे लगा हुआ महसूस करता था, क्योंकि कहाँ रहते थे? गाँव में। और जो जमींदार था वो कहाँ रहता था? शहरों में। तब किससे कनेक्ट फील करोगे आप? जोतदार से ही कनेक्शन अपना फील करोगे। तो जोतदार इनको हेल्प भी करते थे, मुसीबत के समय में जोतदार हेल्प करने आता था। मान लो कि ये शहर में है, कौन? जमींदार। और जो जोतदार है गांव में, कुछ हुआ बेचारे किसान को, सबसे पहले कौन आएगा? जोतदार आएगा, बाद में ना जमींदार आएगा। जैसे आज भी कहते हैं ना कि शहर के पड़ोसी और गांव के दुश्मन बराबर होते हैं। शहर का पड़ोसी काम नहीं आएगा, लेकिन गांव का दुश्मन हमें काम आता है। तो वैसे ही जोतदार कितने भी बुरे हों, लेकिन किसके काम आ जाते थे? वो किसानों के काम आ जाते थे। साहूकार कितना भी बुरा होता था, लेकिन गुड़िया की, उसकी बिटिया की शादी कौन कराता था? साहूकार लोग कराते थे। हालांकि इन साहूकार लोगों ने बहुत लूटा भी है, कुछ गलत भी किया है। फिर आता था कि जो साहूकार होते थे ये लगान का विरोध, सॉरी, जो जोतदार होते थे ये लगान का विरोध करते थे। और जब विरोध करेंगे तो किसके फेवर में जा रहा है? किसानों के। किसान लोग अपना संबंध किससे स्थापित करने का प्रयास करेंगे? तो अपना क्या नाम है इनका, लोगों का, जोतदारों से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जो अमला आता था पैसा लेने ना, टैक्स लेने, ये जोतदार उनको सही से काम करने नहीं देते। बोले थे बेटा अगर टैक्स ले लिया ना इन गाँव वालों से, बहुत मार मारेंगे तुम्हें, ठीक है। कौन कहता था? अमला लोगों को ये लोग काम करने नहीं देते थे। जोतदारों के अंदर ना एक जुड़ता थी। कहते हैं ना सियार, देखा सियार, अगर एक हुआ कहता है ना, सारे सियार हुआ कहते हैं। वैसे ही अगर एक पे समस्या आई ना, अगर एक पे समस्या आई, एक जोतदार पे समस्या आई, तो पूरा जोतदार एक हो जाता था। तो इनमें इतनी एकजुटता थी। जैसे आजकल चल रहा है ना नाटो, नाटो का क्या मतलब है?
नाटो का यही मतलब है ना, अगर एक देश पे हमला होता है तो पूरे समूह पे हमला माना जाएगा, पूरे भेड़ बकरी की तरह जाएंगे, उस देश को बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही जोतदारों का भी कॉन्सेप्ट था इनके अंदर, ठीक है। ये लोग जानबूझ के ना राजस्व देते ही नहीं थे, ये जानबूझ के राजस्व देते ही नहीं थे। इनको पता था कि जमींदार की स्थिति क्या है, कमजोर है और मुझसे पैसा नहीं निकलवा सकता, ठीक है। आप लोग भी अपने स्कूल लाइफ में किए होंगे, कमजोर आदमी से पैसा ले लिया, देते नहीं, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन मजबूत आदमी से ले लिया पैसा, पता है यार इसको पैसा देना पड़ेगा वरना फाड़ देगा ही पकड़ के, है ना। ये लोग क्या करते थे, जब जमींदारी बिकती थी, यानी जब जमींदार अपना जमीन बेचता था, नीलामी होती थी, ये जाके खरीद लेते थे। क्यों? ये गाँव में रहते थे, समृद्ध थे, इनके पास जमीन थी, तो ये जमींदारी भी खरीद लेते थे। फिर आता है जोतदारों के अन्य नाम, जोतदारों के अलग अलग नाम भी थे अलग अलग जगहों पे, तो इनको हवलदार कहते हैं। क्या कहते थे? हवलदार, मंडल और गांटीदार। क्वेश्चन आता है हवलदार और मंडल और गांटीदार शब्द किससे संबंधित है, तो आप कहोगे जोतदारों से संबंधित है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जोतदारों का उदय किस प्रकार हुआ और उनकी स्थिति कैसे मजबूत थी, तो ये बता देना। गांव में रहते थे, किसानों पर उनका नियंत्रण होता था, साहूकार होते थे, स्थानीय शासन था, किसानों पर नियंत्रण था, लगान का विरोध करते थे, हमला को काम नहीं करने देते थे, इस प्रकार अपना शासन स्थापित करते थे। ठीक है, अब देखते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। पहले किसने मजे लिए थे? जोतदारों ने मजे लिए थे, उन्होंने फायदे उठाए थे। अब कौन उठाएगा? जमींदार लोग अब मजे करेंगे। तो जमींदारों की जो समस्या थी, क्योंकि हर लोग गलत नहीं होता ना, तो जमींदारों की समस्या थी कि उनकी सत्ता यानी उनकी पावर कमजोर हो गई थी, है ना। अगर मान लो आप कौन से सांप लेकर आते हो, किंग कोबरा लेकर सांप आते हो, कौन सा सांप? किंग कोबरा सांप लेकर आते हो, बेचारे का जहर निकाल दो या दांत तोड़ दो तो क्या फायदा उसका, है ना। तो ऐसी जो जमींदारों की सत्ता थी यानी पावर थी वो खत्म हो गई थी, है ना। तो बिना सांप के क्या, बिना दांत के क्या हो गए थे सांप? कौन? जमींदार लोग हो गए थे। राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप भारत के अंदर लोग टैक्स देने से बचते क्यों हैं? क्योंकि जो टैक्स का रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो दूसरे देशों में चले जाते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। फिर आता है नीलामी की समस्या। जमींदारों को ये बात पता थी कि अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो जमीन क्या हो जाएगी? नीलामी हो जाएगी। मान लीजिए एक जमींदार था, मान लेते हैं, उसने एक जमीन के टुकड़े पे इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। लेकिन अंग्रेजों ने, उसने क्या हुआ कि एक साल उसने पैसा टाइम पे नहीं दिया, अगले साल क्या होगा? जमींदारी उसकी नीलामी होगी, जो उसका लगाया हुआ पैसा था वो भी तो गया, ठीक है। तो जमींदारी की नीलामी की समस्या थी, तो इसीलिए जमींदार उसे पैसा नहीं लगा दे, ये वास्तविक समस्या थी। फिर आता है जमींदारों ने क्या किया, कहते हैं ना लेके रहेंगे बदला, है ना, कह के लेंगे, है ना। तो महिलाओं के नाम पे ये लोग अपनी जमीनें कर देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा छूट दे रखा था कि अगर आप लोग महिलाओं के नाम पे अगर अपना ज़मीन करोगे तो हम उसकी नीलामी नहीं करेंगे, उसकी टैक्स कम लेंगे। जैसे आज भी जाओगे भारत के अंदर तो भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप महिला के नाम पे ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या कोई भी संपत्ति लेते हैं तो उस पर टैक्स कम लगता है। जैसे मैंने खुद की गाड़ी ली, मैंने खुद नहीं लिया, घर वालों ने गाड़ी लिया है, ठीक है। तो उस पर क्या है कि हमने मम्मी के नाम पर लिया है, ठीक है, यानी मतलब अपने माई के नाम पे क्या लिया है? गाड़ी लिया है, तो उस पर हमें थोड़ा सा टैक्स का छूट मिला हुआ है। फिर आते हैं नीलामी की राशि नहीं देना। कई बार जमींदार होते थे ना, कहते हाँ नीलाम कर रहे हो कर दो, लेकिन पैसे नहीं देते थे, ठीक है। मान लीजिए एक जमीन का, ठीक है, टुकड़ा था, ये दो जमींदार थे, ठीक है। इनने कहा कि 100 रुपये देंगे, इसने कहा 120 रुपये देंगे। सरकार किसको जमीन बेचेगी? 120 रुपये वाले को। लेकिन 120 रुपये वाला पैसा ही नहीं देता था, सरकार क्या करेगी? अल्टीमेट फिर बाद में 100 रुपये वाले को बेचना पड़ता था। 15% ऐसी फर्जी काम हुआ, ठीक है, बकाया राशि नहीं मिलता। जो जमींदार होते थे ना वो अन्य जमींदारों को घुसने नहीं देते थे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये जमीन का टुकड़ा है, क्या है? जमीन का टुकड़ा, ठीक है। इस पे किसका शासन है? इस जमींदार का शासन है, इस जमींदार का शासन है इस पे। अब क्या हुआ, इस जमींदार ने खरीद लिया, यानी ए का है, बी ने खरीद लिया। जैसे ही गया कि भाई हमारा जमीन चाहिए, वो हमने खरीद लिया। ये पुराना वाला जमीन ना इनको मार के भगा देता था, लठियात रखते थे, वो लाठी वाले गुंडे रखते थे ना। आप भी फिल्म में देखोगे जब मुखिया हो गया जाता है तो 2-4 बंदे लाठी लेके खड़े रहते हैं ना, उस प्रकार के सिस्टम था। और जो गाँव के लोग थे, ग्रामीण जो जनता थी ना, वो अपना लगाव किससे महसूस करती थी? ए से, तो इनको भी भगाने में हेल्प करती थी। तो अंग्रेजों को काफ़ी पेचीदा होता था, काफ़ी समस्या होती थी। 19वीं सदी में किसानों को थोड़ा सा लाभ हुआ, इनको अच्छे रेट मिले। लेकिन बाद में फिर 1930 के अंदर महामंदी आ गई। क्या आ गई? महामंदी आ गई, और उस पर व्यापार कम होने लगा, रोजगार गिरने लगा, तो फिर इनको फिर से नुकसान झेलना पड़ा। फिर आता है, इसमें अब आता है 5वीं रिपोर्ट। क्या है? हर साल ना सरकार को रिपोर्ट दिया जाता है। जैसे ह्यूमन राइट डेवलपमेंट कमीशन है, तुम्हारे स्कूल का भी रिपोर्ट ना कहाँ जाता है? हेड ऑफिस जाता है। हेड ऑफिस से वो संसद के पास कहीं ना कहीं पहुँच जाता होगा। तो
तो वैसे ही भारत की जितनी भी रिपोर्टें थी वो कहाँ जाती थी, ब्रिटिश संसद के अंदर जाती थी। तो उसमें से 5वीं रिपोर्ट थी, बहुत सारी रिपोर्ट गई थी। 5वीं रिपोर्ट कब गई थी, तो 1813 के अंदर गई थी 5वीं रिपोर्ट, है ना। उसमें कितने पन्ने हैं, तो 1002 पन्ने थे। ये पेपर में पूछता है कितने पन्ने थे भाई, तो उसमें 1002 पन्ने थे। अब रिपोर्ट के अंदर क्या था, पूछेंगे ना भाई रिपोर्ट में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बताया रिपोर्ट के अंदर क्या है, जमींदार और रैयत की अर्जियां, रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब किसान, किसान और जमींदारों की अर्जियां, अर्जिया का मतलब चिट्ठी थे, है ना, उनके क्या थे, चिट्ठी थे, नोटिस था, ये सब चीजें थी। कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर क्या लिखता है ना, डीएम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं ना, इसकी रिपोर्ट थी। राजस्व का विवरण था, राजस्व का विवरण मतलब सरकार कौन से हिसाब से टैक्स ले रही है, दे रही है, उसका क्या हिसाब किताब है, ये था उसके अंदर। न्यायिक प्रशासन यानी जो फैसले हुए हैं वो किस आधार पर हुए हैं, न्याय कैसे होता था, इसका भी विवरण था। अब क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, इसका एकाधिकार था। क्या था, एकाधिकार, यानी पूरब में व्यापार करने का किसके पास एकमात्र अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्होंने खूब पैसा छापते थे, ये लोग खूब पैसा छापते थे। ये बात ना ब्रिटेन की जनता को बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, यार मतलब क्या हुआ है, हम लोगों को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इस जो उन्होंने कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो बकरा कटा है, यानी इंडिया जो गुलाम बना है ना, बकरा कटेगा सब में बटेगा, है ना, तो इंडिया का बाजार सबके लिए खोल देने चाहिए ताकि हम लोग भी व्यापार करें, ठीक है। फिर यही चीज़ ना संसद में बहस बनी और व्यापार खोला भी गया, आगे चल के 1833 में पढ़ेंगे कि व्यापार खोला गया। इन्होंने कहा कंपनी चोर है, कंपनी चोर है, भ्रष्टाचार है, किस प्रकार, तो भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप गलत रास्तों को अपनाते हैं ना, वही भ्रष्टाचार है। जैसे मान लो आपको पेपर के अंदर 100 में से 100 नंबर चाहिए, आप मेहनत करके लाओगे, बहुत शाबाशी मिलेगी, लेकिन क्या करोगे, आप गए टॉयलेट में गए चीटिंग मार ली, ये क्या है, भ्रष्टाचार है, यानी गलत तरीके अपनाया, यानी अनुचित तरीके अपनाया। कुशासन मतलब मिसमैनेजमेंट था, इधर से उधर काम करना, अव्यवस्थित चीज़ें थी, है ना, चीज़ें सरकार को नहीं बताते थे, है ना। इस प्रकार का जो अपना पहला टॉपिक है वो खत्म हो गया था। हमने क्या पढ़ा, जमींदारों का उदय पढ़ा, ठीक है, कैसे वहाँ पे काम हुआ, फिर जोतदार क्या करते थे, जमींदार कैसे उन्होंने पलटवार किया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। 5वीं रिपोर्ट पे क्वेश्चन आता है, कब आया, 1813। इसमें कितने पेज थे, 102 पेज थे, किस पे संबंधित है ना, और क्या आता है कि बकरा कटेगा सब में बटेगा। तो बुक मतलब वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ें या देखने के बाद जरूर बुक पढ़ें।